नमस्कार, आप सभी का जोड़ घटा में स्वागत है। जी हाँ, आज हम फिर से आप लोगों के लिए प्लस माइनस चैनल पर लेके आए हैं हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ जो सेशन है जिसमें हम देखेंगे पूरे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, एक एक चीज़ को ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। पिछली जो हिंदी की वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाई थी उसमें बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस रहा था। उसी को देखते हुए ये पता चला कि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प देंगी, जिस तरीके के कमेंट और आप लोगों ने रिप्लाईज करे थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और पहले क्वेश्चन पर डायरेक्ट लेके चलता हूँ आपको। दिए गए विराम चिन्ह में के रूप की पहचान कीजिए। विराम चिन्ह के रूप की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए चैप्टर रहने वाला है, टॉपिक रहने वाला है। जितने भी आज जो एग्जाम शुरू हो गए हैं एलडीसी 44/21 के, तो पहली शिफ्ट में तो एग्जाम था नहीं, आज दूसरी शिफ्ट का भी एग्जाम चल रहा होगा और तीसरी शिफ्ट का एग्जाम आज होना है। तो उन दोनों के रिव्यूज भी इस चैनल पे मिलेंगे ही। बट आगे आने वाले जितने भी एग्जाम दिनों में एग्जाम है उनके लिए मैं इंपॉर्टेंट बात कह दूं कि विराम चिन्ह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 2 से 3 नंबर जरूर दिलाएगा ही दिलाएगा। 2 से 3 नंबर आपके पक्का इस तरीके के क्वेश्चन से बनेंगे। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बाकी के ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। लाघव चिन्ह। लाघव क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म बनना। लाघव मतलब आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, लाघव मतलब छोटा करना, लघु करना, छोटी करना, शॉर्ट फॉर्म करना। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म कैसे करना? अब लाघव चिन्ह क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म तो लाघव चिन्ह नहीं होता। चिन्ह क्या होता है वो मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्कूल का नाम है जैसे DAV, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? D, उसके बाद ये डॉट, फिर A, फिर डॉट, फिर V, फिर डॉट। तो ये DAV लिखा है, तो DAV उसका नाम नहीं है। नाम तो उसका क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक पूरा नाम है, ठीक है। तो हमने उसको शॉर्ट करने के लिए ये बीच में ये जो लगा दिए ना गोले, यानी कि डॉट लगा दिए, इन्हें कहते हैं लाघव चिन्ह। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर को शॉर्ट करने के लिए हम ये लगा देते हैं ऐसे ही। तो ये क्या होता है? ये होता है लाघव चिन्ह। तो हिंदी में जैसे BSc या फिर BEd यानी कि MSc कुछ भी लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? वो पूरा नाम थोड़ी होता है, हम तो ऐसे लिख देते हैं M.Sc। तो ये डॉट क्या है? ये होता है आपका लाघव होता है। ये क्या होता है? लाघव चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। पूर्ण विराम आप लोगों को पता ही है क्या होता है। किसी भी वाक्य के पूर्ण होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे कहते हैं पूर्ण विराम, यानी कि डंडा, यानी कि जैसे कीजिए के बाद ये डंडा पूर्ण विराम लगा हुआ है। अर्ध विराम क्या होता है? जब किसी वाक्य को एक दूसरे से कनेक्ट करना हो, यानी कि कनेक्शन के लिए बात हो, कनेक्टेड, यानी कि 2 सेंटेंसेस को सेंटेंस कनेक्टर कह देते हैं हम। इसे क्या कह देते हैं? सेंटेंस कनेक्टर कह देते हैं। सेंटेंस कनेक्टर किस स्थिति में? कैसे कि भाई जैसे कोई भी बात बोलते बोलते हम उसी बात को दूसरे किसी वाक्य से जोड़ना चाहते हैं, हम उसी बात को दूसरे किसी वाक्य से जोड़ना चाहते हैं, तब हम अर्धविराम का उपयोग करते हैं। और अर्धविराम कैसा होता है? अर्धविराम ये ऐसा होता है, कॉमा और उसके ऊपर छोटी सी बिंदी, ठीक है। तो ये होता है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम में अल्प विराम की बजाय, यानी कि कॉमा, अल्प विराम क्या है? कॉमा की बजाय थोड़ा सा ज्यादा रुकना पड़ता है। बोलते हुए जो विराम आता है, यानी कि रुकावट आती है, थोड़ी सी रुकावट आती है, तो इसका मतलब कॉमा होता है, यानी कि अल्प विराम होता है। और उससे थोड़ी ज्यादा रुकावट आए, बीच में रुकना पड़े, उसे कहते हैं अर्धविराम। और सेंटेंस कंप्लीट हो गया, पूरा रुकेंगे तो उसे कहते हैं पूर्ण विराम, ठीक है। तो 4 ये जितने भी ऑप्शन है उसके सारे विराम चिन्ह कंप्लीट हुए। तो आप लोगों के पास कोई भी आपके पास कोई बुक होगी हिंदी की, उसमें सारे के सारे लगभग मेरे ख्याल से 12 से 14 कुछ आपको विराम चिन्ह मिलेंगे। सारे कर लो, 2 से 3 नंबर आपके 101% पक्के हो जाएंगे। आगे चलते हैं। दिए गए वाक्य के लिए सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो लोकोक्ति की बात हो रही है, तो बहुत ज्यादा उत्तेजित होना। अब ये लोकोक्ति, इससे मतलब ये लोकोक्ति का अर्थ दे रखा है और हमें लोकोक्ति ढूंढनी है। तो कौन सी लोकोक्ति है? अगिया बेताल होना, अटारी पर चढ़ना, आंखों के आगे अंधेरा होना, बबूल का पेड़ बनना, ठीक है। तो इनमें से कौन सी होगी? तो ये होगी अगिया बेताल होना, यानी कि बेताल होना, उत्तेजित होना। कोई भी ताल से ताल, जैसे ताल से ताल मिला तो ये बैलेंस होता है। क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप मिला रहे हैं, ताल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वो क्या होता है? बैलेंस चीज होती है। ये उत्तेजित, जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, उत्तेजित होते हैं, तो हमारे पैर भी डगमगाते हैं। उसी तरीके से हमारी जो बोलना चाहते हैं वो दूसरे तक वो चीज नहीं पहुंच पाती है जो हम कहना चाहते हैं। उत्तेजित हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। उत्तेजित का मतलब क्या हो जाता है? हाइपर हो जाते हैं।
तो ये क्या होता है, अगिया बेताल होना। इस लोकोक्ति का मतलब ये होता है। तो अगर आप मुझे कहोगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बोल दे कि आप बहुत बेकार पढ़ाते हो, ठीक है, आप बहुत बेकार पढ़ाते हो, ये चैनल बंद कर दो, तो मैं एकदम से बहुत उत्तेजित हो जाऊं और कुछ कुछ बोलने लगूं, तो आप उस टाइम पे क्या लोकोक्ति यूज करोगे कि प्लस माइनस वाला अध्यापक अगिया बेताल हो गया, ठीक है, उसका बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना और ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो करेक्ट हो गया, ठीक है। अटारी पर चढ़ना, अटारी पर चढ़ना बहुत ज्यादा तरक्की कर लेना, बहुत, आप लोगों को यूं कहें कि बहुत तरक्की कर लेना, बहुत तरक्की कर लेना, बहुत तरक्की करना, ठीक है, या फिर प्रगति करना, बहुत प्रगति कर लेना। तो अटारी पर चढ़ना ये होता है कि बहुत प्रगति करना। आज से कुछ टाइम बाद जब प्लस माइनस होपफुली बहुत बड़ा हो जाए, तब आप बोलोगे कि प्लस माइनस अटारी पर चढ़ गया है, बहुत तरक्की कर गया है आप लोगों के साथ से। तो आंखों के आगे अंधेरा, कुछ ना दिखाई देना, कुछ दिखाई ना देना, बबूल का पेड़ होना। बबूल का पेड़ होना कोई ऐसी कोई लोकोक्ति नहीं, एक लोकोक्ति बबूल से बनती है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, यानी कि काम कुछ और करा था तो फल वो कैसे मिलेगा। यानी कि अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो आप यहां पे DSSB का एग्जाम कैसे क्लियर कर पाओगे। आपने तैयारी बैंक की करी, आप DSSB का एग्जाम कैसे क्लियर कर पाओगे। तो बोया पेड़ बबूल का, वो वाली लोकोक्ति यहां पे, मुहावरा यहां पे बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि किसी पद या वाक्यांश के अर्थ का ज्ञान कराना हो तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ विराम चिन्ह का वो हमें कि क्वेश्चन मार्क का क्या होता है, ये होता है, अर्ध विराम होता है, ये अल्प विराम होता है, तो ये सिर्फ याद नहीं करना, उसका मतलब भी पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी पद या वाक्यांश का अर्थ बताना हो तो क्या होता है। जैसे कि हम कुछ लिख रहे हैं, हम कुछ लिखते गए तो हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया और उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, उसका मीनिंग ब्रैकेट में थोड़ा एक्स्ट्रा क्या करने के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्म करने के लिए। तो ये क्या होता है, हम ब्रैकेट में लिखते हैं, हम क्या कर देते हैं, वो चीज ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो वही चीज है, यदि किसी पद वाक्यांश का के अर्थ का ज्ञान करवाना हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो, उसका नॉलेज बताना हो, कुछ उसे एक्स्ट्रा इंफॉर्म थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना हो, तो हम उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यानी कि क्या यूज करते हैं, हम कोष्टक यूज करते हैं। कोष्टक का मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्टक का मतलब क्या होता है, हमारा ब्रैकेट होता है, ठीक है। चलिए अब संयोजक क्या होता है, संयोजक की बात कर लेते हैं। बाकी के जो ऑप्शन है, संयोजक यानी कि डैश, संयोजक यानी कि डैश, एक दो शब्दों को आपस में जोड़ना, यानी कि जैसे दिन रात होता है, आना जाना होता है, खाना पीना होता है, तो बीच में हम डैश लगा देते हैं, तो उसे कह देते हैं हम संयोजक। उसे क्या कह देते हैं, हम संयोजक कह देते हैं। निर्देशक क्या होता है, अब ठीक है, निर्देशक भी अब एक तरीके से यूं ही होता है, निर्देश देना। निर्देशक में ये चीज लग जाती है हमारी, ये चीज लग जाती है निर्देशक में, ठीक है। तो अवतरण, अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह जिसे कहते हैं, जिन्हें उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण यानी कि इन्वर्टेड कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह जिन्हें कहते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। दिए गए वाक्य के लिए सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। फिर से उसी सेम तरीके का एग्जाम्पल है, जोखिम मोल लेना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ओखली में सिर देना, ईड़िया रगड़ना, एक आंख से देखना। तो यहां पे देखिए जोखिम मोल लेना, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो ये क्या आता है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि मुंह तोड़ जवाब देना। जैसे कि अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैं उसका दुगना उसे कहूं, उसने एक थप्पड़ मारा तो मैं उसको घुसे मारूं, लात मारूं, तो मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना। किसी ने आपको कहा कि एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपने टॉप करके दिखाया, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये होता है मुंह तोड़ जवाब देना। इसका अर्थ क्या होता है, मुंह तोड़ जवाब देना। मतलब इसमें लोकोक्ति कौन सी यूज होगी, मुंह तोड़ जवाब देना, ठीक है। यहां पे लोकोक्ति ये यूज हुई। ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देने का मतलब है जोखिम मोल लेना, ओखली में सिर देना, जोखिम मोल लेना। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो पूरी ये लोकोक्ति बन जाती है, जब ओखली में सिर दे ही दिया तो मुसल से क्या डरना। तो ये बात है कि जब आपने जोखिम मोल ले ही लिया तो परिणाम से क्या डरना, जो भी होगा देखा जाएगा। वो पूरी जो लोकोक्ति होती है वो ये होती है। तो जोखिम मोल लेना, ओखली में सिर देना, ठीक है। क्या हो गया, ओखली में सिर देना। एड़िया रगड़ना, परेशान होना। एड़िया रगड़ना का मतलब क्या है, परेशान होना,
परेशान होना। एग्जाम नजदीक देख आप में से कितने लोग सिर्फ एड़िया रगड़ते रह जाते हैं, परेशान होते रहते हैं। पढ़ाई करनी नहीं है, सिर्फ एड़िया रगड़नी है, परेशान होना है। तो एड़िया रगड़ने का अर्थ है परेशान होना, एक आंख से दिखना। अब आप लोग सभी मेरे लिए एक समान है, आप लोग सभी मेरे लिए एक समान है, तो मैं आप सभी को एक आंख से देखता हूं। एक आंख से देखने का मतलब सभी एक समान होना, सभी एक समान होना। ठीक है, सभी एक समान होना, एक समान समझना, सभी को एक समान समझना, तो एक आंख से देखना, ये मतलब होता है उसका। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में पुरुष ज्ञात कीजिए। अब पुरुष क्या होता है आप लोगों को पता ही है। पुरुष क्या होता है? प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी कि अगर इंग्लिश से मैं इसको कनेक्ट करके बताऊं तो ये क्या होता है? पर्सन्स, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, अब आप लोगों को हमेशा याद रहेगा, एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई वी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई वी। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, शी, इट। ही, शी, इट। ठीक है, तो यानी कि पहला पर्सन, प्रथम पर्सन कौन होता है? प्रथम पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष कौन होता है? प्रथम पुरुष वो यानी कि वो व्यक्ति, वो चीज होती है जो अपने बारे में, जो जिसके बारे में बात, जो बोल रहा है उसके बारे में बात हो रही है। यानी कि मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, अपने बारे में मतलब मैं बोल रहा हूं, मैं। तो यानी कि प्रथम पुरुष कौन है? मैं। प्रथम पुरुष कौन है? मैं, मुझे, ये है प्रथम पुरुष। मध्य पुरुष कौन से हैं? सेकंड पर्सन। मध्य पुरुष कौन से हैं? सेकंड पर्सन। अब इस लाइन में देखते हैं, तुम मुझे पसंद हो। तुम का मतलब कौन है? यू। अब आप बोलोगे मुझे, इस पे यहां पे बात किसकी हो रही है? कौन प्रधान है? किस पे फोकस ज्यादा है? यू पे। ठीक है, किस पे फोकस ज्यादा है? यू पे। बात किसकी हो रही है? तेरी हो रही है। तुम मुझे पसंद हो, तुम यानी कि यू, तुम्हारी। यू का मतलब क्या होता है? हमारा सेकंड पर्सन होता है। यू का मतलब हमारा क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन मतलब मध्य पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तम पुरुष, आप लोगों को पता चल गया कि थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, किसी और के बारे में बात हो रही हो, वह, यानी कि उत्तम पुरुष में कौन होता है? यह, वह। ठीक है, तो यह, वह, किसी और के बारे में बात हो रही थी, वो होता है उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। दिए गए वाक्य के सही लोकोक्ति, यहाँ पे देखिए मुहावरे लोकोक्ति बहुत सही आते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा भी आते हैं, तो उसके ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन है। दोगुना लाभ होना, किसी का अर्थ, यानी कि इस अर्थ के ऊपर हमें लोकोक्ति चयन करनी है। अंधे के हाथ बटेर लगना, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा था नौकरी पा जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, बिल्कुल भी उसको नॉलेज नहीं चाहिए थी, बट फिर भी उसकी नौकरी लग गई। अंधे के हाथ बटेर लगना। अयोग्य व्यक्ति को कोई कीमती वस्तु मिलना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को कोई कीमती वस्तु मिलना। अपने बेरों को कोई खट्टा नहीं कहता। इसको मैं एग्जांपल से बताता हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर DSSB LDC के लिए कोई बेस्ट टेस्ट सीरीज बता दो। तो मैं क्या कहता हूं? प्लस माइनस की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, फिर उसके नीचे रिप्लाई आते हैं कि ये आप एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग है, ये अच्छी है, ये उससे, उस फलानी वेबसाइट से अच्छी है उससे। तो मैं अपनी वेबसाइट के बारे में गलत क्यों बताऊंगा? मेरे जो काम है, मेरी जो चीज है, वो जो मेरा माल है, उसको खराब मैं कभी नहीं बताऊंगा। तो अपने बेरों को कोई खट्टा नहीं बताता। जैसे मैं अपनी टेस्ट सीरीज को बेकार नहीं बताता, वैसे ही अपने बेरों को कोई खट्टा नहीं बताता। इसका मतलब वही हुआ, अपने माल को कोई बेकार नहीं बताता। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आप लोगों को एग्जाम्पल से समझ में आ गए, कभी नहीं भूलोगे। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि आम तो मिला ही मिला, गुठली बेची तो उसके भी पैसे मिले। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, यानी कि आम तो हमने खा लिया, गुठली बेची उसके पैसे भी मिले, तो यानी कि आम तो खाया ही खाया, गुठली के भी पैसे मिले। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, क्योंकि यही तो बता रहा है दुगना लाभ होना। दो लाभ हुआ, आम तो खाया और गुठलियों के पैसे भी मिले, यानी कि हमें तो डबल मुनाफा हुआ, दुगना लाभ हुआ, डबल चीज हुई। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा।
आस पराई जो तके जीवित ही मर जाए, ये बहुत अच्छी लाइन है, ये आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड हो रही है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है? करेक्ट तो ऑप्शन नंबर 3 है, पर इसके बारे में भी बताता हूँ। आस पराई जो तके जीवित ही मर जाए, यानी कि जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होके कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं, टीचर जो हमें पढ़ा रहा है सिर्फ वही करेंगे, या फिर हमने उसने जो बोला वैसे ही करना है, उसके ऊपर पूरा का पूरा निर्भर होना, वो जीवित ही मर जाता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो आस पराई जो तके जीवित ही मर जाए, दूसरे के ऊपर पूरा निर्भर नहीं होना चाहिए। दूसरे के ऊपर पूरा निर्भरता आप लोगों के जीवन में लक्ष्य हासिल करने में एक विरोध है, एक यानी कि वो पूरा नहीं करने देगी। तो ये आस पराई जो तके आप लोगों को मतलब समझ में आ गया कि दूसरों पर निर्भर रहता है वे जीवित होते हुए भी मर जाता है। जो दूसरों पर निर्भर रहता है वो जीवित होते हुए भी मर जाता है। तो कहते हैं ना भाई, किसी से ज्यादा आस नहीं रखनी चाहिए, वो यही बात है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। निरंतर कठोर परिश्रम करना, निरंतर कठोर परिश्रम करना, दिन रात एक करना। आप लोगों को हमेशा बोला जाता है भाई एग्जाम सर पे दिन रात एक कर लो। क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, मजदूर का काम करो? नहीं भाई। लुहार बन जाओ? नहीं। एक पंथ दो काज, यानी कि एक काम से 2 मुनाफा कमा लो? ये भी नहीं। एक काम करने गए थे 2 चीज कर लो, यानी कि आप एक पंथ दो काज का फॉर एग्जाम्पल से बताऊंगा, बट निरंतर कठोर परिश्रम करना, दिन रात एक करना। अब चलो एक पंथ दो काज का मतलब बता देता हूं। एक पंथ दो काज का एग्जाम्पल से मतलब समझिए कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो एक पंथ दो काज होंगे। कैसे? बोलो कैसे? एक पंथ यानी कि आप स्टेबल हो जाओगे, आपकी सैलरी आने लगेगी। दूसरा, आप शादी भी कर पाओगे। ठीक है, तो एक पंथ दो काज कि नौकरी लगेगी तो जीवन सही होगा और शादी भी होगी। उससे पहले कहां शादी आपकी? ठीक है, तो एक पंथ दो काज यानी कि कार्य एक, मुनाफा दो। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सुबह सबको 2 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। क्या तो पानी गुनगुना होगा या फिर गर्म होगा? दोनों कैसे हो सकते हैं? गुनगुना अपने आप में ही होता है कि हल्का गर्म, यानी कि गुनगुना भी होगा और गर्म भी होगा, तो ये बात लॉजिकल नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। सुबह उठकर सबको 2 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। ठीक है भाई, गर्म पानी पियो, गुनगुना पियो। यहाँ पे फिक्स कह दिया गया कि गर्म पानी पियो, और कोई यहाँ पे त्रुटि यानी कि अशुद्धता मुझे नहीं दिख रही, तो ये करेक्ट होगा। सुबह उठकर सबको 2 गिलास गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। यहाँ पे क्या था? 2 गिलास, तो पहले क्या था? सुबह सबको, तो यहाँ पे लिख दिया गया सुबह उठकर। ठीक है, अगेन पर बात तो वही आ गई, गुनगुना गर्म। यहाँ पे बोल दिया गया सुबह उठकर सबको 2-2 गिलास। 2-2 गिलास तो वैसे ही भी नहीं बोलते, 2-2 गिलास गुनगुना गर्म। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है मेरे हिसाब से, और करेक्ट आंसर भी यही है क्योंकि इसमें और कोई त्रुटि नहीं है। और यहाँ पे गिलास में जो पानी है उसका बता भी दिया गया कि गर्म है या फिर गुनगुना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलती है। दिए गए शब्द का लाघव रूप ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में बताया था लाघव क्या होता है। अब आप बोलोगे बट यहाँ पे तो सब में बिंदी लगा दी, ये बिंदी तो सब में लगा दी, तो ठीक है ना भाई, प्रोफेसर को शॉर्ट कैसे करोगे? फो करोगे, प्रो करोगे, सर करोगे, या फिर प्रोफे करोगे। तो इंग्लिश में भी प्रोफे नहीं बोलते, प्रोफ बोल देते इंग्लिश में भी। तो प्रोफेसर को हिंदी में जब शॉर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रो बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। लाघव चिन्ह कहां है? ये जो बिंदी लगा दी है लाघव चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताना। अधिक लिखना, बहुत खराब लिखना, पेन तोड़ देना, बहुत अच्छा लिख देना। भाई साहब क्या नॉवल थी, कलम तोड़ दिया। ठीक है भाई साहब, क्या नॉवल थी, कलम तोड़ दिया, यानी कि बहुत अच्छा लिखा। लिखावट नहीं, उसकी जो वर्ड है, उसके जो विचार हैं, उसकी जो कहानी है, वो इतनी अच्छी है कि भाई कलम तोड़ दिया उसने, यानी कि बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, कलम तोड़ने का मतलब बहुत अच्छा लिखना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युगम तत्सम तद्भव का नहीं है? चलिए, ये तो शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पिछले वाला पिछली क्लास का क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ये मैं बता चुका हूं, तो आप लोगों को आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 11 का, मेरे ख्याल से 11वां क्वेश्चन जो मिस हो गया उसकी वजह से, कोई बात नहीं, बट इस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप बताएं। पिछली क्लास में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा था कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, और यहाँ पे कौन सा आंसर सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। दिए गए वाक्य में पक्ष के रूप में पहचान कीजिए। बच्चे मैदान में खेलते हैं। अच्छा, पक्ष क्या होता है? पक्ष क्या होता है? तो पक्ष मतलब समझना, एक तरीके से पक्ष होता है क्रियार्थ। पक्ष क्या होता है? क्रियार्थ। ठीक है, पक्ष क्या होता है? क्रियार्थ होता है।
जिस क्रिया का रूप, क्रिया के रूप से क्रिया की प्रक्रिया का पता चलता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पूरी डेफिनेशन बोलेंगे, जिस क्रिया के रूप से, क्रिया के रूप से क्रिया प्रक्रिया का पता चलता है, क्रिया प्रक्रिया का बोध होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलेंगे कि भाई पक्ष क्या होता है, क्रिया के रूप से क्रिया प्रक्रिया का बोध होता है। तो हमें प्रक्रिया, प्रक्रिया मतलब किस तरीके की क्रिया है, किस जगह पे है, क्या चीज है, उसके बारे में पता चलता है, तो वो पक्ष होता है। तो क्वेश्चन क्या है, बच्चे मैदान में खेलते हैं। क्वेश्चन क्या है, बच्चे मैदान में खेलते हैं। तो नित्य पक्ष, सातत्य पक्ष, पूर्ण पक्ष, स्थितियात्मक पक्ष, यानी कि स्थितियात्मक पक्ष स्थिति बता रहा है, पक्ष जो क्रिया की स्थिति बता रहा है वो तो नहीं, यहाँ पे स्थिति नहीं बता रहा कि खेल रहे हैं, खेल चुके हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं बता रहा है। पूर्ण पक्ष, क्या वो जो क्रिया हो रही है वो खत्म हो चुकी है, पूर्ण यानी कि कंप्लीट होना, पूर्ण का मतलब है कंप्लीट होना, कंप्लीटेड, कंप्लीट होना, तो पूर्ण पक्ष तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सत्यात पक्ष, सात्यात पक्ष और नित्य पक्ष। नित्य पक्ष क्या होता है, नित्य पक्ष जो होता है कि ना भाई लगातार, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होगा, जो लगातार चलता रहता है, यानी कि नित्य चीज है, सर्वदा चलती रहेगी। ठीक है, वो क्या होती है, सर्वदा चलती रहेगी। बच्चे मैदान में खेलते हैं, बच्चे कहाँ खेलेंगे, मैदान में ही तो खेलेंगे, वो नित्य पक्ष होता है। और सत्यात पक्ष में क्या है, ये निरंतरता बताता है, ये बताता है निरंतरता, ये निरंतर बताता है, निरंतर होना, यानी कि खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, निरंतर खेलते चलेंगे। सत्यात पक्ष वो बताता है जो निरंतर चीज होती जा रही है, जो निरंतरता जिसमें है, कांस्टेंट है, जिसमें क्या है, कांस्टेंट चीज है, वो सत्यात पक्ष है। नित्य पक्ष जो हमारा हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा वाली चीज है, तो वो है नित्य पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे नित्य और सत्यात पक्ष में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, नित्य पक्ष है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। यहाँ पे मुहावरे का अर्थ बताना है। गिन गिन के पैर रखना, बहुत घबरा जाना, अत्यधिक सावधानी बरतना, गिन गिन कर नाचना, पैर गिन कर रखना। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि गिन गिन कर पैर रखने का अर्थ है अत्यधिक सावधानी बरतना। अगर हम अत्यधिक सावधानी बरतेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, गिन गिन कर पैर रखना, ये मुहावरा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर दिए गए वाक्य में वृत्ति के रूप को पहचान कीजिए। वृत्ति, ठीक है, वृत्ति क्या होती है भाई, वृत्ति क्या होती है, ठीक है, वृत्ति एक्चुअली में वृत्ति होती है क्रियार्थ, यानी कि क्रिया का अर्थ। वृत्ति क्या होती है, क्रिया का अर्थ। तो वृत्ति के रूप को पहचानना है, वह कभी भी आ जा सकती है, वह कभी भी आ जा सकती है। कभी भी आ जा सकती है मतलब उसकी क्या है, संभावना है, कभी भी आ जाने की क्या है, संभावना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, संकेतार्थक, संभावनार्थक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा, संभावनार्थक, यानी कि उसकी संभावना है, वो कभी भी आ जा सकती है। निश्चित आर्थक, यानी कि हमारा निश्चय तो नहीं है, वो फिक्स तो नहीं है, इसलिए वो रॉन्ग होगा। आज्ञार्थक, यानी कि आज्ञा नहीं दी गई है, ना आज्ञा मांगी गई है, तो ये आज्ञार्थक भी नहीं होगा। यानी कि क्रिया का अर्थ, किस तरीके की क्रिया है, क्रिया का अर्थ करवाया जा रहा है, यानी कि आदत, स्वभाव और व्यवहार जो होता है उसको जो मिक्स करके बनता है वृत्ति, यानी कि क्रिया का अर्थ बनता है। आदत, स्वभाव और व्यवहार, इन तीनों को जब मिला दिया जाता है तो वो क्या बनता है, हमारा क्रियार्थक बनता है, यानी कि वृत्ति बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, संभावनार्थक, क्योंकि संभावना है वह कभी भी आ जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए वाक्य के रूप की पहचान कीजिए। वाक्य के रूप यहाँ पे बोला गया, साहसी व्यक्ति उन्नति करते हैं, तो संयुक्त मिश्र सरल, तो यानी कि हमारा जो वाक्य के रूप है वो किस पे, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर तीन हमारे क्या होते हैं भाई, भेद होते हैं। वाक्य के तीन भेद होते हैं। एक तो होता है सरल वाक्य, एक होता है हमारा सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। दूसरा हमारा होता है संयुक्त वाक्य, दूसरा हमारा क्या होता है, संयुक्त वाक्य। और तीसरा क्या होता है हमारा, मिश्र वाक्य,
या फिर जिसे मिश्रित वाक्य भी कह दिया जाता है। तो जो सरल वाक्य वो तो नॉर्मल साधारण वाक्य, जैसे साहसी व्यक्ति उन्नति करते हैं, कोई इसमें जोड़ नहीं है, कोई दो सेंटेंस नहीं है, सिंगल एक सेंटेंस है, साहसी व्यक्ति उन्नति करते हैं। तो ये क्या है, सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में हमारा कोमा लगा के उसको जोड़ा जाता है दो वाक्यों में, जिसमें क्या होता है ना, दो वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है, टू सेंटेंसेस, दो वाक्य होते हैं, जिसमें एक पे ज्यादा फोकस यानी कि एक वाक्य प्रधान होता है, दूसरा उस पे आधारित यानी कि डिपेंडेंट होता है। अगर इसी वाक्य को मैं मिश्रित वाक्य में तब्दील करूंगा तो लिखूंगा कि जो व्यक्ति साहस करते हैं, जो व्यक्ति साहस करते हैं, या फिर जो व्यक्ति साहसी होते हैं, जो व्यक्ति साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मिश्रित वाक्य। तो मिश्र वाक्य कैसे, जो वे ऐसे जो वाक्य जो होते हैं ना, कि यहां पे हमारा एक वाक्य प्रधान है। कौन सा वाक्य है कि भाई जो व्यक्ति साहसी होते हैं, कौन सी व्यक्ति जो साहसी होते हैं, तो इसका आधारित क्या है कि वे उन्नति करते हैं। इसके आधार पे ही हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने साहस दिखाया, ये उन्नति करेंगे। तो ये हमारे होते हैं क्या, मिश्र वाक्य। और संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो और से जुड़े होते हैं, जो और से जुड़े होते हैं, जो कि हमारे पर से जुड़े होते हैं, जो कि हमारे किंतु से जुड़े होते हैं। किंतु, परंतु और पर, इन सभी से जो दो वाक्य जुड़े होते हैं वो होते हैं हमारे संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 16, ये हमारा आ गया है पैसेज। तो पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज पढ़ने के लिए थोड़ा इसको यहाँ पे हम करेंगे जूम। सबसे पहले पैसेज पढ़ लेते हैं पूरा। तो पैसेज है हमारा, एक गद्यांश दिया गया। ठीक है, गद्यांश पढ़ लेते हैं। रात्रि के अंधकार को चीरकर सूर्य पूर्व दिशा से उदय होकर चारों ओर प्रकाश फैला देता है। अच्छा, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास इसको पढ़ने के, तो दोनों ही करेक्ट हैं। एक, पहले आप पूरा पैसेज पढ़ लो, दूसरा आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके हिसाब से पैसेज पढ़ो। तो मैं दोनों ही को सही कहता हूं, कोई गलत नहीं है। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो फटाफट। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे उस हिसाब से फायदा क्या होता है उसमें, कि आपने मान लो कि भाई 4 से 5 मिनट आपके पास शेष बचे हैं एट द एंड ऑफ द एग्जाम, क्योंकि हिंदी लास्ट में आता है। तो आपने फटाफट 10 से 15 सेकंड में 4-5 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब वो क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो जैसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ते चलोगे तो क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे, और क्वेश्चन माइंड में होने की वजह से वो क्वेश्चन जैसे ही दिखते रहेंगे आप टिक करते रहोगे। तो आपके पास कम टाइम है तो आप उस अप्रोच को लगा सकते हो। अगर आपके पास पूरा टाइम है तो आप पहले आराम से पढ़ लीजिए, फिर आंसर करिए। तो हमारे पास टाइम है, हम पढ़ लेते हैं। रात्रि के अंधकार को चीरकर सूर्य पूर्व दिशा से उदय होकर चारों ओर प्रकाश फैला देता है। सूर्य की किरणें वृक्षों की हरियाली को ताजगी प्रदान करती हैं, पुष्पों को खिलाकर चारों ओर सुगंध फैला देती हैं, अंधकार में डूबे नीले आकाश को रंगों से भर देती हैं। सूर्य जब पूर्व दिशा से क्षितिज के ऊपर उठता है तो लगता है लाल रंग की बड़ी सी गेंद आकाश में उठती चली जा रही है। सारा आकाश लाल पीले सफेद रंग से नहा जाता है। नीले आकाश पर रंगों की बौछार सी हो जाती है। सारी प्रकृति नए रूप से सज जाती है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, तितलियां पुष्पों को पर मंडराने लगती हैं। भौरों की गूंज उपवन संगीत में हो जाते हैं। भौरों की गूंज से उपवन संगीत में हो जाते हैं। सभी अपने अपने कार्य में निमग्न हो जाते हैं। रात्रि लोरियों में सबको मीठी नींद से सुला देती है, तो सूर्य उदय होकर सबको उनके कर्तव्य का बोध कराता है। प्रातःकालीन दृश्य अलौकिक लगता है। सूर्य का कोमल शांत रूप हृदयों में नई ऊर्जा जागृत कर देता है। तो ये था हमारा पूरा पैकेज। चलिए अब हम इसको वापस से उस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन को एक एक को पढ़ेंगे। सूर्य उदय होकर सबको क्या याद दिलाता है? माँ का कर्ज, राजा का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य, कर्तव्य का बोध। अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य जब यहाँ पे आता है, किस लाइन में आ रहा था वो, ठीक है, चलिए यहाँ पे था, उसको आप देख लोगे। थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा। ये रहा, सूर्य उदय होकर सबको उनके कर्तव्यों का बोध करवाता है। इस लाइन में हमने देखा था कि कर्तव्यों का बोध, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, किसकी गूंज से उपवन संगीत में हो जाते हैं? अभी हमने देखा था कि भौरों की गूंज से
यहाँ पे हमारा लिखा है भौरों की गूंज से, तो भौरों की गूंज से तो हमारा उपवन, चिड़िया तो चहचहाने लगती हैं, भौरों की गूंज से उपवन यहाँ पे हमारे संगीत में हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य की किरणें आकाश में क्या भर देती है? रंग, नक्षत्र, तारे, चांद। तो भाई नक्षत्र, तारे, चांद इनकी तो बात ही नहीं हुई है। रंगों की बात हुई है कि यहाँ पे रंगों से भर जाता है, अंधकार में डूबे नीले आकाश को रंगों से भर देती है। ये लाइन हमारी बता रही है कि रंग से भर देता है सूर्य आकाश को। क्वेश्चन नंबर 19, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? शीर्षक है तो ये आप लोगों के लिए कमेंट करके बताना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोगों के हिसाब से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही बैठता है, इसका टाइटल आप लोगों को बताना है। शीर्षक यानी कि टाइटल बताना है, और जो करेक्ट होगा उसको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, लाइक जरूर करूंगा, और जो इनकरेक्ट होगा उसको रिप्लाई करके बताऊंगा नहीं ये वाला करेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन जरूर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य के शांत रूप से क्या मिलती है? गर्माहट, नई ऊर्जा, रोशनी या फिर घबराहट। तो देखिए लास्ट, सूर्य का कोमल शांत रूप हृदय को नई ऊर्जा जागृत कर देता है, हृदय में नई ऊर्जा जागृत कर देता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा हमारा, नई ऊर्जा। ठीक है, उम्मीद है कि ये जो 20 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए, ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। एक एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाए हैं, तो कोई भी मेरे को नहीं लगता कि भाई एक क्वेश्चन के साथ साथ मैंने 4 से 5 क्वेश्चन करवाए हैं, तो बहुत डिटेल में आप लोगों को चीज़ें समझाई, और जो आज आप लोगों ने सीख ली हैं उनको एग्जाम्पल के रूप में जो बताया वो कभी आप भूलोगे भी नहीं। तो एग्जाम में अगर ऐसी चीज़ें आएंगी इससे जुड़ी हुई तो वो भी आप भूलोगे नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें मेरी तरफ से आप लोगों के लिए मदद हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और जिन लोगों को मॉक टेस्ट चाहिए वो हमारी वेबसाइट www.plus-edu.com पे जाके मॉक टेस्ट ले सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।